हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी आगे की चीज़ों में अच्छे से लगे हुए होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। इतने टाइम के बाद वीडियो बन रही है स्किल के बाद। एक्चुअली स्किल के दिन हमने लाइव करा था एंड उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्योंकि एक तो कुछ मैं घर के कामों में जो पेंडिंग पड़े थे आना जाना ये सब वो कंप्लीट करने लग गई। एंड देन फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई वीडियो लाऊं किस चीज़ की और क्या बात करूं, क्योंकि कट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। तो देखो, मैं ऐसे कुछ कट ऑफ एनालिसिस वगैरह तो मुझे इतना अच्छा नहीं आता टू बी ऑनेस्ट, और मैं नहीं कर सकती। तो मुझे आइडिया नहीं कि क्या कट ऑफ जानी चाहिए, क्या जाएगी और ये सब कुछ चीज़ें। तो मैं फिर फालतू की और बेखाम में ऐसी चीज़ें नहीं भी करना चाहती जो रियल ना ही निकले। तो इसके लिए मैं कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं बोल रही थी। हालांकि आपको अगर अब है, स्किल हो चुका है और सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब आप आराम से अपनी वीडियोस वगैरह देख सकते हो यहाँ वहाँ कि क्या कट ऑफ जाने वाली है क्या नहीं, और ये सारी चीज़ें। बट जैसे कि जो डी का था हमारा, उसकी जो अभी हमारी कट ऑफ गई थी उससे एक्स्ट्रा ना आप मतलब 150 टू 150 प्लस लेके ही चलो कि इतनी कट ऑफ तो जाएगी। बाकी सी का फिर उससे भी ज़्यादा और जाएगा। तो ये वाली बात है। तो ना इसके इसके रिगार्डिंग ना मैं इतना कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती। तो इट्स बेटर कि आप बाकी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं इनमें, जिनकी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वो देखो समझो, और ना बस देख के समझ के छोड़ देना। ज़्यादा ना अपने आप पे लोड मत लेना और ज़्यादा प्रेशर में मत जाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है उसमें कि कितनी अटेंडेंस है, स्किल कैसा है, बाकी सारी चीज़ें, इन सब पे भी फ़र्क पड़ेगा। वो बस एक आपको अपने प्रीवियस ईयर के डेटा के बेस पे एनालिसिस वगैरह करके बताते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, आप 4-5 नंबर ऊपर नीचे कुछ भी चल सकता है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर मत लेना किसी भी चीज़ का। बस अब तो वो काम हो गया, अब आप उसको जाके चेंज कर नहीं सकते। बड़े दिन मैं भी बड़े सदमे में थी स्किल के कि यार एक वर्ड बस, मतलब क्या ही बोलूँ, छोड़ो उस बारे में। तो ऐसा ही होता है। इसलिए आप देखो कट ऑफ वगैरह की वीडियो, बट इतना ज़्यादा ना प्रेशर मत फील करना अब। और अपनी बाकी सारी चीज़ों में लगो। अगर आपने, बहुत सारे बच्चे होंगे जो मतलब वेरियस एग्ज़ाम्स देते हैं, अगर आपने उन सब के एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल कर रखे हैं तो उनकी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, उनकी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। अदरवाइज़ फिर आप अपना 2026 के लिए करो। एंड उसके बारे में करते हैं डिटेल में बात। एंड सेकेंड कमेंट जो बहुत बार ही आ चुका है मेरे पास, वो इंग्लिश के रिगार्डिंग है। और मैं कमेंट एक बार रीड कर देती हूँ। आई डोंट, हाँ ये गर्ल ही है कोई, जो ये पूछना चाहती हैं कि हमें इंग्लिश स्टडी कैसे करना है, वो भी नीतू मैम की वो कैब हो, और वॉल्यूम 1 भी उन्हीं का हो, स्पोकन इंग्लिश भी उन्हीं के हो, क्लास नोट्स भी उन्हीं के हो। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करूँ। तो प्लीज़ वीडियो बना दो। बुक नीतू मैम की ही होनी चाहिए। बस इंग्लिश के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है नीतू मैम का, और डे टू डे कितना करें, और एसएससी स्टेनोग्राफर प्लीज़। तो देखो, बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि इंग्लिश हमें देखो कैसे प्रिपेयर करनी है। इसमें ना मैं आपको दोबारा से ये बात बोल रही हूँ, और मैंने पहले भी ये एड्रेस करा था, बट मैंने कमेंट वगैरह रीड नहीं करके बोला था कि अरे यार ये न्यू ही तो है, चल क्यों नहीं रहा। कमेंट वगैरह रीड करके नहीं बोला था, बस मैंने ये बताया था कि आप ऐसे से इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हो। बट इनको स्पेशली ये जानना है कि नीतू मैम की कैसे करें। तो देखो, अगर आप किसी एक टीचर को पर्टिकुलर जस्ट 1 मिनट यार, मैं इसको ना चेंज करती हूँ। देखना न्यू ही है बट पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है। तो इनको स्पेशली ये जानना है कि नीतू मैम की हम कैसे करें। अगर आप स्पेशली किसी एक ही टीचर को फॉलो कर रहे हो ना, तो और ज़्यादा बढ़िया है कि आपको बस उन्हीं पे फोकस रखना है और क्या करना है। देखो, इंग्लिश में बेसिकली हमारे 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। 3 पार्ट्स में हमारे एक तो ग्रामर का पोर्शन हो गया, फिर उसके बाद वोकैब का हो गया, और कॉम्प्रिहेंशन का हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि ये तीनों बहुत ही अलग हैं, तीनों आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं। आप जितना अच्छा ग्रामर स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना अच्छे से आप कॉम्प्रिहेंशन पे काम कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे। और जितनी अच्छी आपकी वोकैब होगी, वो भी आपको कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करती है। और ताकि आप मतलब उन वर्ड्स का मीनिंग निकाल पाओ, उनको आंसर में रिलेट कर पाओ, ये सारी चीज़ें। और वोकैब जो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो आपको मतलब दोनों पार्ट्स में ही हेल्प करेगी। मतलब सारे पार्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड ही हैं। तो आपको एज सच इनको बहुत ज़्यादा अलग नहीं समझना कि तीनों मैं 3 अलग अलग सब्जेक्ट मान के पढूं। लेकिन तीनों को अपना 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 स्पेसिफिक टाइम देना है। आप ग्रामर अपना करते जाओ, साइड बाय साइड वोकैब करो और कॉम्प्रिहेंशन करो। अगर आपने नीतू मैम का ही कोर्स लिया है तो उनकी बुक है, तो उनकी वीडियोस के थ्रू आप ग्रामर करते जाओ। मान लो कोई भी एक टॉपिक है, मान लो नाउन है, तो आप नाउन उठाओ, उनकी बुक को
या पहले उनकी वीडियोज़ देखो, नोट्स बनाओ और फिर उनकी बुक से समराइज़ करने के लिए पढ़ो, ठीक है? नाउन हो गया, मान लो एक टॉपिक आपने फिनिश कर दिया, फिर उसी में प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, तो आप उनको पढ़ो, देखो, समझो, सॉल्व करने का ट्राई करो। जितने हो जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो उनको नेक्स्ट टाइम में और ज़्यादा कोशिश करना। एंड देन साथ-साथ उनकी वोकैब करते जाओ। जैसे मान लो आपने 1 डेढ़ घंटा दे दिया ग्रामर में, ठीक है? 30 मिनट्स आप उनकी वोकैब की वीडियो देख लो, उसको नोट डाउन वगैरह मत करो, उसको बस देख के समझ लो। अगर अब वोकैब की बुक है पूरी, तो फिर सिर्फ वोकैब उसमें से रीड कर लो। एंड देन कॉम्प्रिहेंशन भी साथ-साथ 30 मिनट्स लगा के सॉल्व करो। कॉम्प्रिहेंशन में आपका पीक्यूआरएस है, ठीक है? और पैसेज है, क्लोज टेस्ट है। इन सबको आप अभी ज़्यादा नंबर नहीं कर सकते, तो 5 पीक्यूआरएस कर लो, 1 पैसेज कर लो, 1 क्लोज टेस्ट कर लो या 2-2 कर लो, मतलब जितना आपका हो सके कि 30 मिनट्स आप कॉम्प्रिहेंशन को भी दो। 2 से ढाई घंटे तो आपको इंग्लिश को देने ही देने हैं। ज़्यादा और जितना दे सको उतना तो बेस्ट है आपके लिए कि जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। और अभी अगर आपको सिलेबस ही पूरा कवर करना है तो मैक्सिमम टाइम आप अपना दो। और बाकी मतलब ये बात सबके लिए है कि आपको जिस पोर्शन में लगे कि मुझे ज़्यादा एफर्ट की नीड है, मुझे ज़्यादा नहीं आता उसमें, मुझे उतना ज़्यादा बढ़ना है उसमें आगे, तो आप उस अपने सब्जेक्ट को उतनी प्रायोरिटी दो। लाइक जैसे जीके आप सबसे टॉप पे रख सकते हो, एंड देन रीजनिंग हो गया, एंड देन इंग्लिश हो गया। हो सकता है किसी बच्चे का ऐसा हो, किसी के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा मायने रखती हो, फिर जी रीजनिंग हो, फिर जीके। पता ही है जीके में तो इतना कुछ होना नहीं है, लाइक जैसे मैं हूँ, तो इसको कर लेते हैं। बाकी आप इसमें ना मतलब अपना कम ज़्यादा अपने मतलब अपना टेलर मेड आप वो बनाने की कोशिश करो। क्या कहते हैं उसे, डेली का रूटीन, टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें कि किसी का ना देख के समझो मत, या किसी ने बता दिया मैं ऐसे करूँ तो आप भी वैसे करो, नहीं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग ना एडजस्ट करते हुए चला करो, ठीक है? तो जैसे अब ये नाउन आपने ग्रामर के उसमें से कर लिया, आपको ये नहीं देखना कि मतलब मैंने नीतू मैम की कोई बुक ली हुई है उसमें से, तो मैं सिर्फ नाउन करते हुए चलूँ पहले, फिर वोकैब करते हुए चलूँ, फिर कॉम्प्रिहेंशन। नहीं, आपको उनसे ही पढ़ना है, उनकी वीडियोज़ ही देखनी है और उन्हीं की वीडियोज़ को देख के सॉल्व करनी है, चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, बट तीनों चीज़ें करते हुए चलना है। लाइक ग्रामर का पोर्शन भी अलग रखो, वोकैब भी करो और कॉम्प्रिहेंशन भी करो, और ये डेली बेस पे करना। और जितना ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आप दे सकते हो उतना ज़्यादा मैक्सिमम टाइम दो। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं, सॉरी टू से, मैं हो सकता है आपकी बात समझ नहीं पाई हूँ कि स्पेशली बताना क्या है। जितनी मेरे पास नॉलेज थी वो उस तरीके से मैंने आपको बता दी। अगर आप इसके अलावा कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ उसको कमेंट करना मत भूलना। मैं आपके सारे कमेंट्स देखती हूँ और मोस्टली सबके रिप्लाईज़ होते हैं। तो मैं फिर उसको समझ के आगे की वीडियोज़ में उसको और अच्छे तरीके से समझा के बता पाऊँगी। और एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए भी ना देखो, हमारी 100 नंबर की इंग्लिश है, 50 की जीके है और 50 की ही रीजनिंग है। तो ऑब्वियसली इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा खासा स्कोर करने में बहुत हेल्प भी करती है इंग्लिश। तो और इंग्लिश के पार्ट्स यही तीनों हैं। और ऐसा नहीं है कि देखो ग्रामर तो आप फिर भी थोड़े दिन में पढ़ के ख़त्म कर सकते हो, ठीक है? बट फिर बात आएगी प्रैक्टिस की। और कॉम्प्रिहेंशन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कोर्स है पर्टिकुलरली या इतनी वीडियोज़ हैं आपने देख ली और समझ लिया, नहीं। ये आपकी रीडिंग स्किल्स पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल पे मतलब मेन इसका फोकस होता है। तो आप जितना डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली पढ़ोगे, डेली समझोगे, डेली उसको आंसर करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा ही आप इम्प्रूव करोगे। एंड देन वोकैब, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँ कि इतने 100 क्वेश्चन कर लो, 200 कर लो, 1000 वर्ड्स कर लो, 500 वर्ड्स कर लो और इसमें से ही हो जाएगा, नहीं, इसका भी कुछ मतलब लिमिट है नहीं। बट आप कंसिस्टेंट होके अगर डेली 10 मतलब 50-50 वर्ड साइनो एंटो, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सारे कर रहे हो और जब तक एग्जाम नहीं आ जाता हमारा तब तक कर ही जा रहे हो, तो आपके पास एक बहुत ज़्यादा बंच हो जाएगा वर्ड्स का रेडी, जिसको आप रिवाइज करते जाओ, पढ़ते जाओ। तो मोस्टली वो कहीं तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा, एक आधे 2-3 वर्ड्स को छोड़कर। तो ये भी आपने साथ में करते हुए चलना है। तो बेसिकली यही है, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में स्कोर करने का सोचोगे, उतना ही ज़्यादा आपको साइड बाय साइड प्रैक्टिस देना पड़ेगा उसको, और डेली बेसिस पे देना पड़ेगा। तो इसलिए अपने इंग्लिश को ज़्यादा मतलब वो दो, इम्पोर्टेंस दो। एंड देन जीके एंड रीजनिंग सेम सेम है। रीजनिंग का क्या होता है, एक बार ही आपने सिलेबस खत्म कर दिया, फटाफट सारे चैप्टर्स देख लिए, ट्रिक्स एंड टिप्स समझ ली, उसके बाद जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप, जितने सेक्शनल दे सकते हो, जितने मॉक्स दे सकते हो उतने दो, क्योंकि फिर तो बात सिर्फ प्रैक्टिस की रह जाती है। क्योंकि जीके में क्या है, हम पहले तो सिलेबस इतना वास्ट है, कितना पढ़ें और कितना छोड़ें, क्या समझे क्या नहीं समझे, तो जो भी कुछ गिना चुना कर भी पाते हैं, फिर उसके बाद आती है बात, वो कर लिया तो याद रहेगा या नहीं। तो मेन बात आती है रिवीजन की। और सेम इंग्लिश में भी यही है कि जितना आप ग्रामर पढ़ोगे
जितने चैप्टर्स, जितने सारे रूल्स याद रखोगे, उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की नीड होगी, सो दैट जब आप मिक्स एरर करते हैं, हम सब जब वो सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं तो हमें तुरंत क्लिक होगा कि भाई इसमें ये रूल अप्लाई हो रहा है, इसमें ये एरर है, इस वजह से ये एरर है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो देना ही है। बट बात आती है कि एक दिन में कितना पढ़ना है, कितना टाइम देना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को लेके कन्फ्यूज हो तो देखो, बात ये है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, लाइक डेडिकेटेड होके कितने ज़्यादा फोकस्ड माइंड के साथ आप पढ़ रहे हो। तो 8 से 10 घंटे भी, मतलब कोई ऐसे बोले कि यार मैं तो 8-10 घंटे पढ़ता ही पढ़ता हूँ, उससे उससे कम में तो काम नहीं चलता। हाँ, नहीं चलता उससे कम में काम, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा कट ऑफ जा रही, इतने ज़्यादा अच्छे बच्चे हो रहे हैं, इतने ज़्यादा पढ़ाकू हो रहे हैं, मतलब सबके पास सोर्सेज हैं, सबके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो टाइम लगता ही है। बट ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को देख के डिमोटिवेट हो जाओ। अगर वही काम आप 4 से 5 घंटे में कर सकते हो, 5 से 6 घंटे में कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने डे के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाओ, सोचो, बैठो। ऐसे वाला मत लिखना कि मैं 7:30 उठूंगा, ब्रश करूंगा और फिर 7:45 तक मैं नहा के निकलूंगा। ऐसे वाला सारी चीज़ें नहीं, मतलब आपको पर्टिकुलरली होना चाहिए कि मेरे को आज इंग्लिश में अपना इतना डेडिकेटेड टाइम तो देना ही है कि मैं इंग्लिश इतने घंटे पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं जीके करता हूँ, और फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस हो गई, और मैं साथ में ही साथ करने के बाद मैं एक सेक्शनल सबका दे रहा हूँ या एक मैं फुल मॉक सबका दे रहा हूँ। मतलब डिपेंड करता है ना कि आपका सिलेबस कितना हो गया और कितना नहीं, वो सारी चीज़ों को। तो इट्स टोटली अबाउट अप टू यू कि आप कितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो मैक्सिमम, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस में लगा सकते हो, कितना टाइम आपके पास प्रिपरेशन के लिए बचा हुआ है एक दिन के हिसाब से भी। क्योंकि हो सकता है ना बहुत सारे बच्चे जॉब पे हों, बहुत सारे और भी सारी चीज़ें कर रहे हो, ट्यूशन वगैरह, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए करना। एंड इसके अलावा गाइस, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे टॉपिक्स बताओ कि क्या क्या वीडियोस आनी चाहिए। क्योंकि पता है क्या मैं सोच रही हूँ ना, देखो मैं बताती हूँ, मेरी जॉइनिंग का अभी तक आया नहीं है कोई भी अपडेट, और मेरी लाइफ की ना सारी चीज़ें इसके आसपास घूम रही हैं। मैं सोचती हूँ अगर क्लास ज्वाइन कर लूँ तो फिर ये होता है कि यार फिर आ गई तो फिर हफ्ते 5 दिन में छोड़नी पड़ेगी, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर मैं सोचती हूँ लाइब्रेरी वापस से जाना शुरू करूँ, घर पर नहीं पढ़ा जाता, तो मैं सोचती हूँ आगे की तैयारी के लिए, तो फिर ये होता है कि यार मैं 10-5 दिन के लिए लाइब्रेरी क्या जाऊँ, क्या पता इस वीक आई जाए, क्या पता इस वीक आई जाए। इस वीक करते करते ना मेरे बहुत सारा टाइम निकल गया, और आप देख ही सकते हो फैब आ गया है, फैब का भी 8-10 दिन निकल गए हैं। तो मतलब ये हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं। और मैं कोई चैलेंज वाली वीडियोस लाना मतलब चाह नहीं रही कि वो बीच में जैसे मिस हो जाए। जैसे हमने पहले 75 डेज का करा था, उससे बहुत हेल्प मिलती है मुझे भी कंसिस्टेंट रहने में, आपको भी, और आप लोग सपोर्ट भी इतना करते हो तो मेरा खुद का भी फिर बहुत ज़्यादा मन होता है। बट फिर मैं सोच रही कि 75 डेज बीच में ब्रेक होगा, नहीं हो पाएगा, इतने में आ गया। फिर मैंने सोचा 21 डेज का लेकर आऊँ। फिर ये और था कि यार मतलब कि फैब में, जैन में आई जाएगा, आई जाएगा, आई जाएगा। बट अब मैं सोच रही हूँ कि अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ बताना है कि एटलीस्ट 7 डेज स्टडी चैलेंज से स्टार्ट करते हैं। 7 डेज का टारगेट ले लेके चलते हैं, वो कंप्लीट होता जाएगा। तो फिर उसके अलावा फिर उसको बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। फिर देखते हैं अगर इस बीच ज्वाइनिंग आ गई तो वो सारी भी आपने अपडेट देनी है, डीवी वगैरह की। आ गया तो ठीक है, नहीं तो पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ना इस तरीके से मेरा सच में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो आई नीड योर गाइडेंस एंड योर सजेशंस। प्लीज़ डू कमेंट्स कि क्या टॉपिक्स पे वीडियो आनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स पे और ज़्यादा हमें बात करने की नीड है। और ये जो 7 डेज़ का मैंने सोचा, क्या ये सही है और हमें इसे एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं। तो फिर आप मैं वेट करूँगी आपके सारे कमेंट्स का, और जैसा भी आप लोगों की ज़्यादा मेजॉरिटी होगी वो वाला काम करेंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। प्लीज़ डू हाइप द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी आपकी चॉइस की। टिल देन कीप वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, कीप शावरिंग योर लव। बाय।